गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात चाह मतलब किसी चीज़ को चाहना या करने का मन बनाना। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, आप ठान लेते हैं कि मैंने यह करना है, तो वहाँ आपको राह भी मिल जाएगी। मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। बस एक बार आपको अपने मन में इस चीज़ को ठान लेना है कि मैंने ये काम करना है। तो इसी शीर्षक को लेकर आपका पाठ का नाम दिया गया है जहाँ चाह वहाँ राह। इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक 26 साल की लड़की इला की कहानी, जो जन्म से ही हाथों से थोड़ा क्या है, कमज़ोर है, या हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से कमज़ोर है। तो हाथों के जितने भी काम होते हैं उसे करने में उसको परेशानी होती है। कुछ कुछ काम तो वह कर लेती है, लेकिन कुछ काम करने में उसे परेशानी आती है। तो उसी की इस कहानी को हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से उसने हाथ कमज़ोर होने के बाद भी अपने पैरों का सहारा लेकर बड़े बड़े काम किए, और आज भी वह इस तरीके के काम कर रही है और समाज में एक जिम्मेदारी का काम लेकर अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। तो आइए पढ़ते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप हले बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो ये कढ़ाई के नमूनों के बारे में बताया। कढ़ाई कपड़े पर ऊन या फिर मोटे धागे से या पतले धागे से कढ़ाई, कुछ चित्र बनाए जाते हैं, उसको कढ़ाई कहते हैं। तो ये जो कढ़ाई अभी तक हमने पढ़ा कि मलमली धोती का जो बादामी रंग खिल उठा था उस पर कढ़ाई की वजह से, ये किसने की थी? इला सचानी ने। अब हम आगे जानेंगे कि इला सचानी कौन है और वो किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, आपको चित्र में भी एक फ़ोटो एक दिखाई है आपकी किताब में, जिसमें एक महिला आपके सामने बैठी हुई है। यही है इला सचानी, 26 साल की। और ये पैरों से देखो किस तरीके से कपड़े पे कढ़ाई कर रही है। अब आगे इसके बारे में जानते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। गुजरात राज्य के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। तो ये उनकी सामान्य परिचय है, कौन थी और क्या थी, किस तरीके से वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थी। साँझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झोला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्ची नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे। तो ये वहाँ के बच्चों की जानकारी है, वो किस तरीके के खेल खेलते थे। जैसे कि आप भी शाम के समय अपने घर के आसपास अपने साथियों के साथ अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं, लुक्का छुपी, पिट्टू, क्रिकेट या फिर झूला झूलते हैं। उसी तरीके से वो भी अपने बचपन में बच्चे खेलते थे, और उनके साथ इला भी जाती थी। अब इला के हाथ कमज़ोर थे, वो उनसे पूरा काम नहीं कर पाती थी, तो वो किस तरीके से खेलती थी। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, इला गाने में उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। पेंगे लेना मतलब झूलना, जोर जोर से ऊपर टहनियों को हाथों से पकड़कर आगे से पीछे तक झूलने को पेंगे कहते हैं। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती थी। जैसे आप पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और लास्ट में धप्पी बोलते हैं, तो हाथ से उसके पीठ पे मारा जाता है। लेकिन जो इला थी, उसका हाथ बहुत कमज़ोर थे, वो उठ नहीं पाते थे, छोटे से थे, तो वो धप्पा करने की बारी आती तो निराश हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। देखो, जो उसके हाथ कमज़ोर थे उसने एक चुनौती माना। इसीलिए पाठ का नाम क्या रखा गया है? जहाँ चाह वहाँ राह। आगे आप देखते हैं। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। देखिए, जो जितने भी काम हम हाथों से करते हैं, इला ने चाह रखी, उसका मन था कि मैं इस तरीके के काम करूँ, तो उसने अपने पैरों से उन चीज़ों को करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श फुहारना,
कपड़े धोना, तरकारी मतलब होता है सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलते ही भी उसे परेशानी हुई, क्योंकि उसके पैर कमज़ोर, पैर ठीक थे, हाथ कमज़ोर थे, तो किस तरीके से लिखते। इसलिए स्कूल वालों ने थोड़ा उस तरीके में मना किया कि हम इसको स्कूल में नहीं ले सकते। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। इला की बात हो रही है। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। देखो, वो 10वीं तक पढ़ी लेकिन 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि क्या होता है अगर कोई व्यक्ति, किसी के हाथ में चोट लग जाती है या कोई बचपन से इस तरीके से शरीर से कमज़ोर होता है, तो उसे परीक्षा में लिखने के लिए एक सहायक मिल जाता है। तो यह सब इला को पता नहीं था, इसलिए वह 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उसे इस बात का दुख है, उसने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। कह रहे कि हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाया तो। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी मतलब होता है कपड़े पर कढ़ाई करना। जब उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरने तक देखती, न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। देखो, उसने अपनी दादी और अपनी माँ को देखा तो उसने भी सोचा कि मैं भी कढ़ाई करूँगी। यहाँ भी उसके पैरों ने अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। देखो, जब जब हम अपना कोई कपड़ा सिलते हैं तो सुई हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ की उंगली से उसमें ताका डालते हैं, लेकिन वो ये सब काम पैरों से करती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। झुठलाना मतलब झूठा साबित कर दिया। कुदरत ने उसके हाथ कमज़ोर कर दिए थे और यह साबित करने की कोशिश की थी कि वह कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन उसने पैरों से वह काम करके दिखाया। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ये सब उसकी क्या है, कढ़ाई की विशेषताएं हैं। किस तरीके से उसने अलग अलग तरीके की कढ़ाई की, और उसके जो कढ़ाई किए हुए जो कपड़े थे उनकी प्रदर्शनी लगी, ताकि लोग आएँ उनको देखें और ख़रीदें कि एक देखो, हाथ से कमज़ोर होने के बाद भी एक लड़की ने इतनी मेहनत करके इस तरीके के कपड़े बनाए हैं करके। अब आगे देखिए, पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक मतलब परंपरा, जो पहले से चली आ रही चीज़ें हैं उनमें उन डिजाइनों में कुछ नया करना सब लोगों को क्या लगा, अच्छा लगा। इलाके पाँव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप हली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। तो देखो, अब वो यही काम कर रही है। उसने हाई स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं की, लेकिन घर में उसने कढ़ाई सीख ली। तो अब क्या करती है, इस काम को करते उसके पाँव रुकते नहीं हैं, मतलब वो इन चीज़ों को करते रहती है। इससे उसको आमदनी भी होती है, पैसा मिलता है और वो बहुत खुश है। तो इसीलिए आपके पाठ का नाम दिया गया जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप किसी काम को करने की ठान लो, चाहते हैं कि मैं यह काम करूँ, तो आपको शारीरिक रूप से कोई कमजोरी उसके आड़े नहीं आएगी, वो आपको परेशान नहीं कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के हाथ में कोई परेशानी है तो वो दूसरे हाथ से उस काम को कर सकता है। जैसे कि इस पाठ में ईला ने दोनों हाथ कमज़ोर होने के बाद भी पैरों से इतना सारा काम किया। उसने लिखा पैरों से, उसने पैरों से कढ़ाई की कपड़ों पे, और वो उनके बहुत प्रसिद्ध हुए, जिसे लोगों ने अपने पास रखा। तो ये हमारा आज का पाठ था। थैंक यू।